नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जीएस मॉक टेस्ट नंबर 5। इससे पहले 4 मॉक टेस्ट करवाए जा चुके हैं। जो सभी मॉक टेस्ट हैं वो सभी पीवाईक्यूज पर आधारित हैं, तो अगर आप उनको नहीं किए हैं तो उनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। और आज का ये 5वां मॉक टेस्ट काफी अच्छे प्रश्नों के साथ आया है, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के प्रश्न समाहित हैं। तो ये सीरीज लगातार जारी रखने की कोशिश जारी रहेगी और आप लोग भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखा करिए, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो पीवाईक्यूज के बगैर आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आप 18 से 20 घंटे तैयारी करते हैं वो अलग बात हो गई कि आपने पूरा सिलेबस ही रट डाला, लेकिन आपके लिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शॉर्ट तरीके से आप पीवाईक्यूज के द्वारा अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। तो आज के मॉक टेस्ट को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर सिर्फ जीएस मॉक लिखकर भेज दीजिएगा, हम आपको सभी पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। और अगर आप लोअर पीसीएस बैच में, पीटी बैच में, आरओ बैच में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है। अपना एग्जाम नाम लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा और हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो बात करते हैं जीएस मॉक टेस्ट 5 की। भारतीय इतिहास का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 1 है कि चौंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां कोई दुर्ग नहीं पाया गया है। दूसरा है कि लोथल से डाकयार्ड गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो इन दो कथनों के आधार पर आपको उत्तर देना है कि कौन से कथन सही है, और सही उत्तर है आपके ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। यूपीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है, चौंदड़ो सिंध पाकिस्तान हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। तो वर्तमान में यह सिंध पाकिस्तान में स्थित है और यह एकमात्र स्थल है जहां कोई दुर्ग नहीं मिला है। यहां से बक्राकार ईंटें भी मिली हैं। लोथल गुजरात में स्थित है और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित था। यहां से विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वैदिक काल में के संदर्भ में निष्क और शतमान क्या थे। पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निष्क और शतमान क्या थे। तो ये आपके गले के आभूषण जो बाद में विनिमय के माध्यम बन गए। यूपी आरओ 2021 का प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क मुख्य रूप से गले का एक स्वर्ण आभूषण था। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान और कृषण का प्रयोग वस्तु विनिमय के साथ साथ मुद्रा या विनिमय के माध्यम के रूप में होने लगा। अगला प्रश्न है आपका कि जैन धर्म में संलेखना या संथारा प्रथा का क्या अर्थ है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, उपवास द्वारा स्वेच्छा से प्राण त्यागना। जैन धर्म में संलेखना का अर्थ उपवास रखकर स्वेच्छा से अपने प्राणों का त्याग करना है। इसे संथारा भी कहा जाता है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में भद्रबाहु के निर्देशन में इसी विधि से अपना प्राण त्यागे थे। अगला प्रश्न है आपका कि सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के हताहतों का वर्णन है और युद्ध त्यागने की घोषणा की गई है। तो ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, शिलालेख 13। अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में 261 ईसा पूर्व हुए कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन है। इस शिलालेख में युद्ध विजय दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाने की घोषणा की गई और 5 यवन राजाओं का उल्लेख भी मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में श्रेणी शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, व्यापारियों और कारीगरों का एक व्यवसायिक संघ। प्राचीन भारत विशेषकर मौर्योत्तर और गुप्त काल में श्रेणी व्यापारियों, कारीगरों और शिल्पकारों का एक सुगठित संघ होता था। श्रेणियां अपने नियम खुद बनाती थीं, कीमतों का निर्धारण करती थीं और बैंकों की तरह भी कार्य करती थीं, जहां लोग धन जमा कर सकते थे। अगला प्रश्न है आपका जो कथन और कारण पर आधारित है। कथन दिया गया है कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापीकोंड की उपाधि धारण की थी। कारण दिया गया है उसने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया था। तो यहां पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए,
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को मणिमंगलम के युद्ध में पराजित कर मार डाला था। इस विजय के बाद उसने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया और वातापी का विजेता की उपाधि धारण की। अतः दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। तो 4 मठ आ गए तो बहुत आसान हो गया है उत्तर। केवल अद्वैत वेदांत पूछा जाता तो थोड़ा कठिन होता। सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार ब्रह्म और जीव एक ही है। उन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। श्रृंगेरी दक्षिण में, गोवर्धनपुरी पूर्व में, शारदा द्वारका पश्चिम में और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ उत्तर में। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने बाजार और मूल्य पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपनी कठोर मूल्य नियंत्रण प्रणाली और बाजार सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। उसने एक विशाल स्थायी सेना को कम वेतन पर बनाए रखने के लिए यह प्रणाली लागू की थी और सहना ए मंडी बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है आपका कि यात्री और शासक का सुमेलन करना है आपको, यानी कि मैचिंग करनी है। इब्न बतूता किसके काल में आया? अब्दुल रज्जाक, कैप्टन हॉकिंस और मेगास्थनीज। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में आया था। ये मोरक्को का यात्री था। अब्दुल रज्जाक फारस से आया था, विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 में आया था और मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो यह है आपका बाबर और जहांगीर। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में स्थित है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मकबरा भी भारत के बाहर रंगून म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में जात और सवार क्या दर्शाते थे? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। जात व्यक्तिगत पद और वेतन दर्शाते थे, सवार रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था में मनसब पद को 2 भागों में बांटा गया था। एक तो जात से मनसबदार के व्यक्तिगत दर्जे और वेतन का बोध होता था और सवार से यह तय होता था कि उस मनसबदार को कितने घुड़सवार अपने पास रखने होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि मराठा प्रशासन में शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत का मुख्य कार्य क्या था? तो यहां पर जो सुमंत का मुख्य कार्य था वो सी है, विदेशी मामलों का प्रबंधन। शिवाजी के अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद में सुमंत या दबीर विदेश मंत्री होता था, पेशवा प्रधानमंत्री होता था, अमात्य वित्त मंत्री होता था और सचिव पत्राचार विभाग देखता था। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू की गई द्वैध शासन प्रणाली को 1772 में किस गवर्नर जनरल ने समाप्त कर दिया था? बताइएगा। प्रश्न है, एक बार फिर से सुनिए। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू की गई द्वैध शासन प्रणाली को 1772 में किस गवर्नर जनरल ने समाप्त कर दिया था? तो यह समाप्त किया था वारन हेस्टिंग्स ने। यूपीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है, 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन दीवानी अधिकार कंपनी के पास, प्रशासन नवाब के पास लागू किया था। वारन हेस्टिंग्स ने 1772 में इस दोषपूर्ण प्रणाली को समाप्त कर दिया और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी कंपनी के हाथों में ले ली। अगला प्रश्न है आपका कि 1855-56 में हुए आदिवासी संथाल विद्रोह का मुख्य नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने। संथाल विद्रोह 1855-1856 राजमहल पहाड़ियों, झारखंड, बंगाल के क्षेत्र में जमींदारों और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ एक बड़ा आदिवासी विद्रोह था। इसका सफल नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। बिरसा मुंडा ने 1899 में मुंडा विद्रोह
उल गुलान का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मणवादी आधिपत्य के खिलाफ निम्न जातियों को जागरूक करने के लिए 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये थे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य शूद्रों और अस्पृश्यों को ब्राह्मणवादी शोषण से मुक्त कराना था। उन्होंने गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी। अगला प्रश्न है आपका कि देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय के समय पारित किया गया था? बताइएगा, देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित किया गया था? तो यह पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिससे गैगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा गया। यह कानून विशेष रूप से सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर समाचार पत्र को लक्षित करके लाया गया था। बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को निरस्त कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष की गई थी? तो यह हुआ था आपका 1925 में। 9 अगस्त 1925 को HRA के क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया। इस मामले में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी। वर्तमान में यूपी सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप सभी इनसे परिचित होंगे, नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि यह भी प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी, जिससे वे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए चंपारण सत्याग्रह 1917 में निम्नलिखित में से कौन उनका प्रमुख सहयोगी नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, नरसिंह पारिक या सुभाष चंद्र बोस? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए चंपारण सत्याग्रह 1917 में निम्नलिखित में से कौन उनका प्रमुख सहयोगी नहीं था? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस जी। चंपारण बिहार में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी ने 1917 में तिनकठिया प्रथा यानी कि नील खेती के विरोध में भारत का पहला सत्याग्रह किया था। इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, नरहरि पारिक, महादेव देसाई और अनुग्रह नारायण सिन्हा गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन से नहीं जुड़े थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव या बेबल योजना? तो ये किस क्रम में घटित हुई हैं, उनका आपको मिलान करना है, उनको आपको क्रम का चयन करना है। और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में लॉर्ड लिथगो द्वारा, फिर आता है क्रिप्स मिशन 1942 में, फिर आती है बेबल योजना 1945 में शिमला सम्मेलन में, कैबिनेट मिशन आता है 1946 में पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। तो ये आपका इतिहास का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब जो अगला सेक्शन है वो आपका भूगोल का है, यानी कि ज्योग्राफी का है। अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय के भूगर्भीय विभाजन के संदर्भ में मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन दो पर्वत श्रेणियों के एक दूसरे से अलग करता है? बताइएगा, हिमालय के भूगर्भीय विभाजन के संदर्भ में मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन दो पर्वत श्रेणियों को एक दूसरे से अलग करता है? तो यह है महान हिमालय और लघु हिमालय। हिमालय की संरचना भ्रंश घाटियों द्वारा विभाजित है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT महान यानी कि बृहत हिमालय को लघु यानी कि मध्य हिमालय से अलग करता है। सच्चर जोन ITSZ ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण भारत का बहुचर्चित कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य है? तो यह आपको बताना है और सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से चार पक्षों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल
और पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच में है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी और कृष्णा नदियों का विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र तेलंगाना के बीच में है। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील जो तैरते हुए फुमड़ी के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो यह सही उत्तर है आपका मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है और यह अपनी तैरती हुई वनस्पति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। यह दुर्लभ संगाई हिरण का प्राकृतिक आवास है। अगला प्रश्न है आपका, कथन दिया गया है कि अल नीनो घटना है के दौरान भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून अक्सर कमजोर पड़ जाता है और कारण दिया गया है कि अल नीनो के कारण पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे हिंद महासागर में उच्च वायुदाब की स्थिति प्रभावित होती है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जिसमें पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर पेरू तट का सतही जल आसमान रूप से गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वायुदाब में परिवर्तन होता है जो भारतीय मानसून की हवाओं को कमजोर कर देता है, जिससे भारत में प्रायः सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस भौगोलिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो इसका निर्माण होता है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निछालन से। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण उन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान के साथ साथ बारी बारी से भारी वर्षा और शुष्क मौसम होता है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी के पोषक तत्व सिलिका आदि बह जाते हैं। इस प्रक्रिया को निछालन कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। यह मिट्टी चाय, कॉफी और काजू की खेती के लिए उपयुक्त है, ईंट बनाने के काम भी आती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी गेहूं। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जिसमें बड़े पैमाने पर एक ही फसल उगाई जाती है, जैसे चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि। गेहूं रोपण फसल नहीं है, यह एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है जिसे सघन कृषि या विस्तृत कृषि के तहत उगाया जाता है। रोपण का अर्थ है कि एक बार पेड़ लगा दिया, फिर उससे 2-3 बार या 4 बार 5 बार जितनी बार संभव है, उसकी फसल पर निर्भर करता है, उससे उत्पादन निकालना, तो वो रोपण कृषि होती है। और गेहूं क्या है? यह एक विस्तृत कृषि है, सघन कृषि है। इसमें बुआई होती है, फिर कटाई होती है, फिर बुआई होती है, फिर कटाई होती है। हर बार नए सिरे से बुआई करनी पड़ती है। रोपण कृषि में ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कोयले के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में कोयले के सर्वाधिक भंडार झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। भारत में कोयले के सर्वाधिक प्रमाणित भंडार झारखंड राज्य में है। झरिया यहाँ की सबसे प्रमुख कोयला खदान है। भंडार के मामले में उड़ीसा दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। हालांकि हाल के वर्षों में कोयले के कुल उत्पादन में अक्सर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का स्थान झारखंड से ऊपर रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना मानी जाने वाली कोंकण रेलवे परियोजना किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। कोंकण रेलवे भारत के पश्चिमी तट कोंकण तट के समानांतर चलती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। यह रोहा महाराष्ट्र और मंगलुरु कर्नाटक से जोड़ती है और 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होकर गुजरती है। यह पश्चिमी घाट की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में सुरंगों और पुलों का जाल है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का प्रसिद्ध जैव विविधता हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट किस प्रकार की जैव विविधता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता। पश्चिमी घाट विश्व के 36 हॉटस्पॉट में से एक है। हॉटस्पॉट्स वह क्षेत्र होता है जहां असाधारण रूप से उच्च जैव विविधता होती है और उस पर गंभीर खतरा भी होता है। ये क्षेत्र अपनी स्थानिक प्रजातियों, ऐसी प्रजातियां जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती, की उच्च संख्या, जैसे शेर जैसी पूंछ वाला मकाक, के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध मयूराक्षी बहुउद्देशीय परियोजना से मुख्य रूप से कौन से राज्य लाभान्वित हैं? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल और झारखंड। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर स्थित है, जो हुगली की एक सहायक नदी है।
इस परियोजना का कनाडा डैम, मसनजोर डैम झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। इससे मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल सिंचाई और बिजली और झारखंड लाभान्वित होते हैं। तो पश्चिम बंगाल सिंचाई और बिजली के रूप में और झारखंड लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का उनके आयतन के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। देखिए यहां पर तो मैं आपको इंग्लिश में लिख कर दे रहा हूं क्वेश्चन के साथ में, लेकिन जब आप पेपर देते हैं तो क्वेश्चन इंग्लिश का अलग होता है और हिंदी का अलग होता है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में गैसों का सही अवरोही क्रम, नाइट्रोजन लगभग 78.08%, ऑक्सीजन लगभग 20.95%, आर्गन 0.93%, यह सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% या 0.04%, ये आधुनिक स्तर है। और विकल्प नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है चिनूक। चिनूक एक गर्म और शुष्क पवन है जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों कनाडा और अमेरिका से नीचे उतरती है। यह पवन इतनी गर्म होती है कि बर्फ की तेजी से पिघला देती है, इसलिए इसे हिमबच्चक भी कहा जाता है। फोन आल्पस पर्वत की गर्म पवन है। अगला प्रश्न है आपका कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाल भित्तियों के विकास और अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा सबसे उपयुक्त है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान, उथला और अवसाद मुक्त खारा जल। प्रवाल उथले उष्णकटिबंधीय समुद्रों में पनपते हैं जहां पानी का तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। उन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए वे उथले पानी 50 मीटर तक में पाए जाते हैं। प्रवाल स्वच्छ और अवसाद मुक्त खारे पानी में ही जीवित रह सकते हैं। अत्यधिक मीठा पानी या गाद उनके लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक मलक्का जलसंधि किन दो भूभागों को अलग करती है। तो ये अलग करती है मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा को। मलक्का जलसंधि स्ट्रेट ऑफ मलक्का हिंद महासागर, अंडमान सागर को प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। यह मलेशिया के मलय महाद्वीप प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। सुमात्रा और जावा को सुंडा जलसंधि अलग करती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल मुख्य रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। सहारा, गोबी, थार या कालाहारी। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन डी है, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका महाद्वीप मुख्य रूप से बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ बुशमैन जनजाति पाई जाती है। सहारा उत्तरी अफ्रीका, गोबी एशिया और थार भारत पाकिस्तान से ये सभी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील बैकाल झील किस देश में स्थित है। तो यह आपकी रूस में स्थित है। बैकाल झील साइबेरिया, रूस में स्थित है। यह विश्व की सबसे गहरी लगभग 1642 मीटर और आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील अमेरिका कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तंजानिया अफ्रीका में टांगानिका झील है जो दूसरी सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में कॉफी के विशाल बागानों को किस नाम से जाना जाता है। तो कॉफी के विशाल बागानों को यहाँ पर फजेंडा नाम से जाना जाता है। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। यहाँ कॉफी के बड़े बड़े बागानों और एस्टेट को फजेंडा कहा जाता है। साओ पाउलो राज्य इसका प्रमुख केंद्र है। पैम्पास अर्जेंटीना के घास के मैदान है और लानोस वेनेजुएला के घास के मैदान है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित प्रसिद्ध खदानें कालगुरली और कुलगार्डी किस खनिज के उत्खनन के लिए विश्वविख्यात हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सोना। कालगुरली और कुलगार्डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और दुनिया भर में अपने समृद्ध सोने के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के प्रमुख सोना उत्पादक देशों में से एक है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरेले दक्षिण अफ्रीका में स्थित है।
अगला प्रश्न है आपका कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में शिशु लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 919। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 919 था, यानी कि प्रति 1000 बालकों पर 919 बालिकाएं थीं, जो 2001 में 927 की तुलना में घट गया था। भारत का समग्र लिंगानुपात 943 था। शिशु लिंगानुपात में सबसे खराब स्थिति हरियाणा राज्य की थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपका बैरन द्वीप में स्थित है। बैरन द्वीप भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। नारकोंडम द्वीप अंडमान में ही एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। तो ये आपका ज्योग्राफी का सेक्शन कंप्लीट हुआ। जो अगला सेक्शन है हमारा इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है आपका कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला जो प्रश्न है आपका ये कथन और कारण आधारित है। प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार प्रदान करता है। कारण दिया गया है कि यह प्रावधान करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है? सही है आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण सही व्याख्या भी करता है कथन की। अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। इसके तहत न्यायालय उन कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, अतः दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा अनुच्छेद 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया है? ध्यान से सुनिएगा, कौन सा अनुच्छेद है जो 1976 के संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। अनुच्छेद 39 से समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता ये जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये भी जोड़ा गया है। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण ये भी जोड़ा गया है। अनुच्छेद 44 मूल संविधान का हिस्सा है। 42वें संशोधन द्वारा डीपीएसपी में 39 से 39F 43 से और 48 से जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी 11 मूल कर्तव्य हैं और जो 11वां जोड़ा गया था वो 86 संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। मूल रूप से 42वें संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है और 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो मूल कर्तव्य हैं ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और अभी लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं शामिल होते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली, पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो यहां पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 50 सदस्य। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) में यह वर्णित है।
इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगा? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसलों की समीक्षा करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी थी? तो यह सौंपी थी 1988 में। न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें अंतरराज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश प्रमुख थी। अगला प्रश्न है आपका कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य क्षेत्र के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 29 विषय। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। इसमें 29 विषय हैं, जैसे कृषि, ग्रामीण, आवास, पेयजल आदि। 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है और ये 18 विषय इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है संसद द्वारा विधि बनाकर। यूपीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 282 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण करे। इसी के तहत संसद ने वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 पारित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी को पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अनुच्छेद 324(5) के द्वारा। यह साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 61वां संशोधन। 61वां संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यह संशोधन 1989 से लागू हुआ था। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह आपका प्रेरित है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाने वाली दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची और व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। और यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन डी, केवल डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों से संबंधित है, ना कि नियुक्ति से। सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 316 में है और बाकी के तीन आपके अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की बात करता है, अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC/ST के लिए स्थानों के आरक्षण की बात करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 151 के अनुसार कैग केंद्र सरकार के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है, जहां लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का भाग 15 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, निर्वाचन। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक शामिल है। भाग 18 आपातकाल, भाग 17 राजभाषा और भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है।
अगला प्रश्न है आपका कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में लगाए जाने वाले राष्ट्रपति शासन को संसद की मंजूरी से अधिकतम कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसे बढ़ाया जा सकता है 3 वर्ष तक। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 356 पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। संसद की मंजूरी हर 6 महीने में के साथ इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल, अनुच्छेद 352 को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को, अनुच्छेद 352 को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का विशेषाधिकार प्राप्त है? अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी हाल के वर्षों में तो कम हो गया है, लेकिन पहले कुछ वर्षों में ये लगभग हर दूसरी परीक्षा में देखने को मिलता था। सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार संसद को दे सकती है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है आपका कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 36वां संशोधन 1975। 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया था। इसमें पहले 35वें संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को एक सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। तो जो इससे पहले 35वां संशोधन आया था 36वें से पहले 1974 में, उसके द्वारा सिक्किम को पहले एक सहयोगी राज्य बनाया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार प्रदान किया गया था। इसी अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन भी लागू किया गया था। तो ये आपका पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा भाग है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का, यानी कि इंडियन इकोनॉमी का। तो इंडियन इकोनॉमी का अगला प्रश्न है आपका कि अर्थशास्त्र में गिनी गुणांक का प्रयोग मुख्य रूप से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका आय की असमानता, इनकम इनइक्वालिटी। गिनी गुणांक एक सांख्यिकी माप है जिसका उपयोग किसी देश के निवासियों के बीच आय या धन के वितरण को मापने के लिए किया जाता है। इसका मान 0 पूर्ण समानता से 1 पूर्ण असमानता के बीच होता है। इस लॉरेंज वक्र के आधार पर निकाला जाता है। तो इसे लॉरेंज वक्र के आधार पर निकाला जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए का अर्थ गैर निष्पादित संपत्ति है। जब कोई बैंक ऋण देता है और उस पर 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन की किस्त वापस नहीं आती है तो उस ऋण को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। यह बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक नकारात्मक संकेतक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि करने का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना होती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बाजार में तरलता घटेगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है। वे ग्राहकों के लिए भी ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। इससे बाजार में तरलता कम होती है, मांग घटती है और अंततः मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में अनवरत योजना का विचार किस सरकार द्वारा और किस अवधि के लिए लागू किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 से 80 के लिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 को एक वर्ष पहले 1978 में समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पर मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने 1978 में रोलिंग प्लान लागू किया। 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे समाप्त कर छठी पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी। रोलिंग प्लान का विचार गुन्नार मिर्डल ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 269 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है लेकिन इसकी प्राप्तियां पूरी तरह से राज्यों को सौंप दी जाती हैं? निगम कर, आयकर, माल के अंतर्राज्यीय व्यापार पर वाणिज्य पर कर
या उत्पाद शुल्क? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, माल के अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य पर कर। अनुच्छेद 269 के तहत राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल के क्रय विक्रय पर कर जैसे आईजीएसटी भारत सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है। हालांकि इससे प्राप्त होने वाला राजस्व भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं बनता है, बल्कि इसे राज्यों को सौंप दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसका पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ कम से कम कितना होना चाहिए? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 5,000 करोड़ रुपए। किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा तभी मिलता है जब वह पहले से नवरत्न हो और शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। साथ ही पिछले 3 वर्षों में उसका औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ और औसत वार्षिक निवल मूल्य यानी कि नेटवर्थ 15,000 करोड़ और औसत वार्षिक शुद्ध लाभ कम से कम 5,000 करोड़ होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि किसी देश के भुगतान संतुलन बीओपी के चालू खाते में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो शामिल होता है उसमें वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार और एक तरफा हस्तांतरण। भुगतान संतुलन के चालू खाते में दृश्य वस्तुओं यानी कि गुड्स, अदृश्य सेवाओं यानी कि सर्विसेज का व्यापार और एक तरफा हस्तांतरण यानी कि उपहार प्रेषण शामिल होते हैं। एफडीआई, एफपीआई और ऋण बीओपी की पूंजी खाते के हिस्सा होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तत्कालीन योजना आयोग द्वारा 1993 में गठित लकड़वाला समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से था? बताइएगा। तत्कालीन योजना आयोग द्वारा 1993 में गठित लकड़वाला समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, गरीबी रेखा के निर्धारण और आकलन से। डीटी लकड़वाला समिति 1993 का गठन योजना आयोग द्वारा भारत में गरीबी मापने की कार्यप्रणाली पर विचार करने के लिए किया गया था। समिति ने कैलोरी की खपत ग्रामीण 2400 और शहरी 2100 के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया और राज्यों के लिए अलग अलग गरीबी रेखाएं बनाने की सिफारिश की। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। सीएसईपी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सीएसईपी का गठन 1965 में हुआ था। कृषि मूल्य आयोग एपीसी की स्थापना 1965 में की गई थी। 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत मूल्य आयोग कर दिया गया था, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है, जिसे अंततः सीसीईए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मंजूरी दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्थशास्त्र में यदि कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे कृषि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है तो वह किस प्रकार की बेरोजगारी का शिकार है? बताइएगा। अर्थशास्त्र में यदि कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है तो वह किस प्रकार की बेरोजगारी का शिकार है? तो वह प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का शिकार है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं। यदि अतिरिक्त लोगों को काम से हटा लिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यह मुख्य रूप से भारतीय कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अब यह अधिकांश क्षेत्रों में कम हो गई क्योंकि अब गांवों में लोग पलायन करने लगे हैं, शहरों में नौकरी करने जाने लगे हैं, तो गांवों में अब काम करने वाले लोग कम हो गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शेयर बाजार की शब्दावली में बुल और बियर शब्दों का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बुल जो शेयर कीमतों में वृद्धि की उम्मीद करता है और बियर जो शेयर कीमतों में गिरावट की उम्मीद करता है। बुल को तेजड़िया कहते हैं, वह सट्टेबाज है जो भविष्य में शेयरों की कीमतें बढ़ने की उम्मीद करता है, बढ़ते बाजार पर यह दांव लगाता है। बियर मंदरिया है, मंदड़िया जिसको कहते हैं वह सट्टेबाज है जो भविष्य में शेयरों की कीमत गिरने की आशंका से शेयर बेचता है, यानी कि गिरते बाजार की बात करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो यहाँ पर जो ये पुराना ऑप्शन है, पुराना प्रश्न है, ये बदल गया है। भारत में वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष 2022-23 है। इससे पहले 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया था और अभी ये 2022-23 है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का वर्तमान आधार वर्ष 2024 है।
अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र के संदर्भ में हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वह मुद्रा जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो। हार्ड करेंसी या दुर्लभ मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी मांग होती है लेकिन आपूर्ति कम होती है। यह विश्व स्तर पर स्थिर और विनिमय के लिए आसानी से स्वीकार्य होती है, जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड। सॉफ्ट करेंसी की आपूर्ति मांग से अधिक होती है, जैसे विकासशील देशों की मुद्राएं। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से किस आयाम का उपयोग नहीं किया जाता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक एसडीआई की गणना 3 प्रमुख आयामों के आधार पर की जाती है। एक तो लंबा और स्वस्थ जीवन यानी कि जीवन प्रत्याशा, दूसरा ज्ञान और शिक्षा, और तीसरा है एक सभ्य जीवन स्तर यानी कि प्रति व्यक्ति जीएनआई। शिशु मृत्यु दर का प्रयोग एसडीआई की गणना में सीधे तौर पर नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सरकारी बजट के संदर्भ में राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। तो यह दर्शाता है कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर। राजकोषीय घाटा इक्वल टू होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, यानी कि उधार और अन्य देयताओं को छोड़कर। यह घाटा दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बाजार से कुल कितनी उधारी की आवश्यकता है। राजकोषीय माइनस ब्याज भुगतान इक्वल टू प्राथमिक घाटा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में प्रभावी हुआ। 100वां संशोधन भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते से और 103वां संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स समझौते का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है। तो इसका संबंध मुख्य रूप से बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण से है। ट्रिप्स का पूर्ण रूप है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये डब्ल्यूटीओ का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई टैग आदि की सुरक्षा के लिए न्यूनतम मानक तय करता है। कृषि सब्सिडी एओए यानी कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है आपका कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग का नियम क्या स्पष्ट करता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ये अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है। मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है, अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। इसका वक्र नीचे की ओर ढालू होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में पहली बार 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, 1969 में। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण किया था। बाद में 1980 में 6 अन्य बैंकों का जिनकी जमा राशि 200 करोड़ से अधिक थी राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना, वित्तीय समावेशन करना। प्रधानमंत्री जन धन योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक परिवार को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है, शून्य बैलेंस पर बचत खाता खोलने और बीमा सुविधाएं प्रदान करना है। किसानों को आय सहायता पीएम किसान योजना के तहत दी जाती है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज के 80 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा। तो आज का ये जीएस का मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे प्रश्नों को आज इस मॉक टेस्ट में शामिल किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरा अच्छा कंटेंट और आपके अच्छे कमेंट दोनों मिलेंगे तो फिर मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी। तो अच्छे अच्छे कमेंट करते रहा करिए, सकारात्मक रहा करिए
और चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होती जाएंगी। बस लगातार कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता बनाए रखिए। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसा आपका एग्जाम हो उसके लिए हम आपको कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। बस मेहनत करते रहिए और तैयारी करते रहिए। बहुत आसानी से आपके लिए एक एक चीजें सही, आसान और स्पष्ट हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के 80 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।